चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meters per second. Find the maximum height reached by the stone. Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Does the answer of part B changes if the initial speed is more than 28 meters per second, such as 40 or 80 मीटर? देखिए ये तो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। आपके पास मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ से किसी स्टोन को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए, तो जैसा बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि पहले ये स्टोन जो है वो ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद लौट के नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आप पहले भी कर रखे हैं, तो ध्यान रखिए। ये आपका यू है, हाईएस्ट पॉइंट पे बार बार बोला जाता है कि आप वेलोसिटी 0 लेंगे। ए से चला, बी पे पहुंचा, तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। इस सिचुएशन में एट पॉइंट बी आपका फाइनल वेलोसिटी है 0। हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, लेकिन आप इस पूरे सिचुएशन में गौर करेंगे तो a से b तक का हाइट को आप h कह दीजिए, एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है g के बराबर, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी u है +2, एक्सेलरेशन के जगह पे -g है क्योंकि वो u के अपोजिट में है, और s के जगह पे h है। तो यहाँ पे जब ये निगेटिव टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, या आपको केवल ये मैक्सिमम हाइट अगर चाहिए तो यू स्क्वायर बाई 2g कर ले। यू के लिए क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन में डाटा है 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे 2g का वैल्यू 10, सॉल्व कर दीजिए, मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। अगर हम तुमसे पूछे कि ऊपर पहुंचने में समय कितना लगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, आखिर उस मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में समय कितना लगा, तो ऑब्वियसली हम लोग इस बार यूज करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, यहाँ पे v का वैल्यू आपका 0 हो गया, u का वैल्यू आप जानते हो, a के जगह पे -g लिख के यहाँ पे टाइम को t0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके t0 का वैल्यू हो गया u बाई जी। अगर तुम बात करोगे तो यहाँ u का वैल्यू 28 है और g का वैल्यू 10 है, तो ये लगभग सॉल्व होके 2.8 सेकेंड्स आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इससे मैक्सिमम हाइट रीच करने में आपको समय लगा है 2.8 सेकेंड्स। मैक्सिमम हाइट रीच करने में समय लगा है 2.8 सेकेंड। तो यहां से जब हम लोग है ना ये t0 निकालेंगे ना, तो 2.8 सेकेंड्स आया। आज थोड़ा इस फिगर में देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम हाइट रीच करने के 1 सेकेंड पहले, तो मैक्सिमम हाइट 2.8 सेकंड पे रीच कर रहा है। अगर हम 1 सेकंड पहले बात करेंगे तो हमको 1.8 सेकंड्स पे वेलोसिटी निकालना है। 1.8 सेकंड पे आपको ये वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो आप जब नया वेलोसिटी 1.8 सेकंड पे फाइंड आउट करेंगे, कहने का मतलब मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले, मैक्सिमम हाइट रीच करने के 1 सेकंड पहले, तो आप यहाँ पे टाइम लगाइए 1.8 सेकंड और आपके पास आएगा v इक्वल्स टू यू प्लस 80। u का वैल्यू है 0, a का वैल्यू आपके पास है, a का वैल्यू है हम लोग के पास -g और टाइम है आपका 1.8। क्या हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वही हम लोगों के पास, अच्छा सॉरी, u0 कहाँ है, u तो 28 है ना, u तो 28, तो 28 में से 18 गया, ये बच गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुम ये सोचो कि क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या कहता है। हम लोग एक बात निकाले कि देखो क्वेश्चन का डाटा समझने का कोशिश करो। यहाँ पे शुरुआती वेलोसिटी आपका 28 मीटर पर सेकेंड था, हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी घट के 0 हो गया। 1 सेकेंड पहले का ये वेलोसिटी हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा ऊपर की तरफ, करेक्ट। 1 सेकेंड में होता क्या है ना कि जो आप जी लिखते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोलता है कि 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन है तो बढ़ेगा पर सेकेंड और अगर डिसेलरेशन है तो घटेगा पर सेकेंड। इसलिए 1 सेकेंड पहले का ये वेलोसिटी तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड आया है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन अपोजिट में है
तो 10 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में घट के 0 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी मतलब यही वाला चेंजेस अगर हम लोग वेलोसिटी 40 ले या 80 ले, नहीं, चाहे आप 40 से फेंके या 80 से फेंके, आपका ये टोटल टाइम बदल जाएगा, आपका मैक्सिमम हाइट बदल जाएगा, लेकिन 1 सेकेंड पहले, अगर हर केस में 1 सेकेंड पहले मैक्सिमम हाइट रीच करने के 1 सेकेंड पहले अगर हर केस में तुम वेलोसिटी निकालोगे ना, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, क्योंकि उसको लास्ट के 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी का लॉस होगा और फाइनल वेलोसिटी उसका 0 होगा। तो बी पार्ट का आंसर, चाहे इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़िए। लिखा है पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, फाइंड द पोजिशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ये मान लीजिए ग्राउंड है और ये मेरे पास एक टॉल बिल्डिंग है जिसके टॉप से हम लोगों के पास रेगुलर इंटरवल पे बॉल्स को ड्रॉप किया जा रहा है। तो बोला गया है कि सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, सिक्स्थ बॉल यहां से ड्रॉप हो रहा है, ये सिक्स्थ बॉल है, तो ये मेरा फिफ्थ बॉल है, ये मेरा फोर्थ बॉल है, इसी तरह यहां कहीं मेरा थर्ड बॉल आएगा, ये मेरा सेकंड बॉल होगा और ये मेरा मान लो फर्स्ट बॉल है। लिखा है पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड पे फेंका जा रहा है। अगर हम लोग सिक्स्थ बॉल का टाइम 0 मान लें, तो फिफ्थ बॉल 1 सेकेंड के लिए हवा में गिर चुका है, फोर्थ बॉल 2 सेकेंड के लिए हवा में गिर चुका है, थर्ड बॉल 3 सेकेंड के लिए हवा में गिर चुका है, सेकेंड बॉल 4 सेकेंड के लिए हवा में गिर चुका है और मेरा फर्स्ट बॉल तो 5 सेकेंड के लिए हवा में गिर चुका है। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल फ्रॉम द व्हेन सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। हर किसी को ड्रॉप किया जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी सभी बॉल का 0 है, पूरा का पूरा मोशन अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, तो सबका नीचे की तरफ एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। नाउ हम आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं कि जो मेरे पास s है दैट विल बी इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर सभी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो u टर्म तो 0 है, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और g t स्क्वायर। गौर से देखो कि जो हमारा s आएगा या पोजीशन आएगा वो होगा हाफ gt स्क्वायर। अब हम आपसे पूछते हैं थर्ड बॉल, देखिएगा ध्यान से, थर्ड बॉल का पोजीशन ये है थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल का पोजीशन ये है, यहाँ ये है फोर्थ बॉल, और फिफ्थ बॉल का पोजीशन ये है फिफ्थ बॉल। तुमसे तीनों का पोजीशन पूछा है, तो अगर हम थर्ड बॉल का पोजीशन S3 लिखते हैं, फोर्थ बॉल का पोजीशन S4 लिखते हैं और फिफ्थ बॉल का पोजीशन S5 लिखते हैं, तो जब हम थर्ड बॉल का पोजीशन लोकेट करेंगे, जब हम S3 लिखेंगे, थर्ड बॉल का पोजीशन जब हम लिखेंगे, थर्ड बॉल का पोजीशन लिख रहे हैं, तो क्या हम 1/2 g, थर्ड बॉल कितने देर तक हवा में गिरा है 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर करें तो ये आ गया 90/2 विच इज इक्वल्स टू 45 मीटर, मतलब वो टावर के टॉप से 45 मीटर नीचे होगा। अगर हम फोर्थ बॉल का पोजीशन लिखें, अगर हम फोर्थ बॉल का पोजीशन लिखें, फोर्थ बॉल, तो फॉर्मूला तो लगेगा हाफ g, लेकिन टाइम होगा फोर्थ बॉल के लिए 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 40/2, कहने का मतलब 20 मीटर। और अगर हम फिफ्थ बॉल का पोजीशन लिखें, अगर हम पोजीशन लिखें फिफ्थ बॉल का, तो ये हो गया 1/2 और फिफ्थ बॉल को समय मिला था 1 सेकेंड, तो ये है केवल 5 मीटर। तो ये है तीनों का अपना अपना पोजीशन। थर्ड बॉल का पोजीशन, उसको समय मिला है 3 सेकेंड गिरने का, फोर्थ बॉल का पोजीशन उसको मिला है 2 सेकेंड गिरने के लिए, और फिफ्थ बॉल का पोजीशन उसको मिला है 1 सेकेंड गिरने के लिए। बाकी कैलकुलेशन आपके सामने।
ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को एक दो बार बना लीजिएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आपके पास रहता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पीछे वाले में कि बताओ फर्स्ट बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है तो टावर का हाइट कितना है। तो तुम जरा पिछले फिगर में देख लो, अगर हम तुमसे बोल दे कि फर्स्ट बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है जब सिक्स्थ बॉल ड्रॉप किया, तो टावर का जो हाइट आएगा वो आएगा हाफ जी। फर्स्ट बॉल को कितना समय मिला है गिरने के लिए, 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर। तो ये मेरे टावर का हाइट होगा 25, 50, 125 मीटर टावर का हाइट होगा। ये भी क्वेश्चन होता है कि देखो सिक्स्थ बॉल मेरे हाथ से छूट रहा है या टावर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, फर्स्ट बॉल जमीन को हिट कर रहा है, तो टावर का हाइट बताओ। तो टावर का हाइट आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। लिखा है a healthy young man standing at the distance of 7 meter from 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed assume that should he run to catch the kid at the arm at a height 1.8 meter? पहले तो सिचुएशन को एक फिगर के हिसाब से देखने का कोशिश किया जाए। ये मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हाइट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ये 11.8 मीटर हाइट, ये आपका ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड पे एक मैन खड़ा है, अ हेल्दी यंग मैन। ठीक है, ऐसा खड़ा। इसका जो शोल्डर का हाइट है, दैट हाइट ऑफ हिज शोल्डर इज 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड से 1.8 मीटर हाइट है। अब यहाँ पे कोई एक किड खेलते खेलते फिसल के गिर गया, तो फिसल के गिरा तो U0 है। जितने देर में ये किड, कॉन्सेप्ट समझना, जितने देर में ये किड यहां से 10 मीटर नीचे गिरेगा, 10 मीटर, कितना गिरेगा 10 मीटर, उतने देर में ये मैन जो 7 मीटर दूर खड़ा था, ये मैन यहां से 7 मीटर दूर खड़ा था, ये मैन दौड़ के उसको कैच कर लेगा। ये सिचुएशन है, पूरा सिचुएशन समझो अच्छे से। जितने देर में ये किड 10 मीटर गिरेगा, ये मैन उतने ही देर में 7 मीटर कवर करके आएगा, यहां दौड़ के पहुंचेगा, यहां पे दौड़ के पहुंचेगा और उस किड को अपने हाथों में कैच कर लेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप पहले ये पता करें कि आखिर किड को 10 मीटर गिरने में समय कितना लग रहा है। तो हम एकदम सिंपल पीछे वाला कंसेप्ट ही यूज करेंगे कि आखिर किड को 10 मीटर गिरने में समय कितना लगा। तो क्या हम ये डिस्टेंस सीधा सीधा हाफ GT² से कैलकुलेट कर लें। अब डिस्टेंस तो आपको मालूम है, तो टाइम के लिए हम सीधा लिख सकते हैं √2s/g। तो ये रहा √2, s के जगह पे 10, g का वैल्यू भी 10, 10 10 कट गया, √2 सेकेंड्स लगेगा। √2 सेकेंड्स का मतलब है कि उसको 1.414 सेकेंड्स मिलेगा, किसको, मैन को, कि वो अपना 7 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले और पहुंच जाए उस किड को पकड़ने। 7 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले और पहुंच जाए उस किड को पकड़ने। तो आखिर इस मैन का वेलोसिटी कितना है। तो जब आप इस मैन का वेलोसिटी देख पाइएगा कि मैन का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो आपको सीधा मिलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल्स टू, भाई उसका डिस्टेंस कवर करना है 7 मीटर और उसके पास अवेलेबल समय है √2 सेकेंड्स। √2 का वैल्यू 7 में √2 का वैल्यू 1.414 से डिवाइड करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 14 से 5 का मल्टीप्लीकेशन 70 आता है, 5 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा। तो पूरा सिचुएशन को पहले समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है। देखिए, किड स्लिप करेगा बिल्डिंग के टॉप से, उसी समय मैन देखेगा और दौड़ के उसको है ना कैच कर लेगा।
तो किड कितना गिरेगा हवा में, तो दैट इज 10 मीटर। क्यों? क्योंकि मैन जो कैच करेगा वो तो उसको शोल्डर हाइट पे कैच करेगा, और उसका शोल्डर का हाइट 1.8 मीटर दिया हुआ है। तो 10 मीटर गिरेगा, उसमें आप समय निकाले कि 10 मीटर गिरने में किड को समय कितना लगेगा, और उतने ही देर में मैन को दौड़ के जाके उस किड को कैच करना होगा। ठीक है, ये फिगर आपको एनालाइज करना होगा, फिगर कि हाँ हो क्या रहा है, इमेजिन करना पड़ता हो क्या रहा है, और फिर उसमें कोरिलेशन निकालना है कि समय कहां से निकालना है, वेलोसिटी कैसे निकालना है, ये सब। ठीक है, लिखा है एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ place under a berry tree on which a bird is sitting at the height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet will receive the berry on his uniform? अब ये खुद से बनाइए, इमेजिन कीजिए जैसे पिछले सिचुएशन में सब कुछ बनाया गया, और फिर एक फिगर बनाइएगा, आराम से आपको मिल जाएगा। कोई एक बैरी ट्री पे चिड़िया बैठी है, वो लगातार इंटरवल पे है, बैरी को ड्रॉप कर रही है, तो कोई ड्रॉप हुआ तो पीछे नीचे से कैडेट्स का लाइन पास हो रहा था, तो किस कैडेट को वो जाके हिट करेगा, आपको बताना है कितने डिस्टेंस पीछे वाले कैडेट को ये हिट करेगा, खुद से कीजिए। लिखा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। अगेन यू हैव टू मेक अ फिगर, आपको एक फिगर बनाना होगा, और फिर है ना इस सिचुएशन को फिर उसके बाद सॉल्व करना है। सपोज आपके पास इस हाइट से आप किसी बॉल को ड्रॉप किए, ये आप एक हाइट बना ली, ठीक है, आप इस हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किए एच, बोला गया चलो भाई ठीक है, यू है 0, टाइम भी है 0, और उसको जमीन तक पहुंचने में जो समय लगता है, जमीन तक पहुंचने में जो समय लगा वो टी है। ठीक है, टी है। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर। ये जो आपका लास्ट का 6 मीटर है ना, ये लास्ट का 6 मीटर, ये लास्ट का 6 मीटर क्रॉस करने में उसको जो समय लगा है, उसको जो समय लगा है वो 0.2 सेकेंड्स है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर नीचे वाला टाइम t है तो यहाँ का टाइम t माइनस 0.2 सेकेंड्स है। अब आप समझिए, ए से मोशन को एक बार बी तक सोचिए और फिर एक बार सी तक सोचिए, और हाँ ऑब्वियसली हमारा एक्सेलेरेशन तो नीचे है ही जी के बराबर, डाटा भी दिया है जी का वैल्यू 10 लेना है। ठीक है, ये हमारा एक्सेलेरेशन है ही जी के बराबर। तो ए से लेके पहले बी तक s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसमें s के जगह पे हम लोग h माइनस 6 लिखेंगे, u तो 0 है, हाफ एक्सेलेरेशन के जगह पे g लिखेंगे, और टाइम के जगह पे t माइनस 0.2 का स्क्वायर पुट करेंगे। रहने दीजिए इक्वेशन 1, और फिर हम लोग सोचेंगे a से लेके c तक। जब आप a से c तक सोचेंगे फिर आप लगाएंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस बार s के जगह पे h लिखेंगे, u टर्म 0 है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन के जगह पे आप लिखेंगे g, और टाइम के जगह पे t का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 है। आप आराम से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन जो बोलता है वो निकालिए। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, और जो निकालना निकालिए। दो ही तो वेरिएबल है, एक टाइम वेरिएबल है, एक एच वेरिएबल, तो दो इक्वेशन तो बन गया। अब सॉल्यूशन तो तुमको करना है, वो हम नहीं करेंगे, वो कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते। लिखा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑनटू अ सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। क्वेश्चन को दो हिस्से में बांटना पड़ेगा, एक हवा में और फिर एक सैंड में।
एक हवा में और फिर एक सैंड में। मान लीजिए जैसे ये जमीन का ऊपरी सतह है और किसी बॉल को आप 5 मीटर हाइट से गिराएं, तो आप 5 मीटर हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किए तो यू का वैल्यू 0 था। अब एक बात ध्यान रखना कि नीचे का जो सरफेस है वो सैंडी है, रेतीला, जिसको बॉल ड्रॉप करके अंदर चला जाएगा। और क्वेश्चन ये कहा गया कि देखिए भाई हुआ क्या है पहले समझिएगा। हम पूरे मोशन को एक एरो में हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहां से गिरा, यहां तक पूरा मोशन, यहां तक पूरा मोशन। अब जो फिगर हम बना रहे हैं उसको थोड़ा तरीके से समझना। ए पॉइंट है, ये जस्ट ग्राउंड को हिट किया, बी पॉइंट है। ए से बी तक मेरा वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज किया, लेकिन बी से सी तक मेरा वेलोसिटी नीचे की तरफ डिक्रीज किया। तभी ना सी पे जाके उसका फाइनल वेलोसिटी आप 0 बोलोगे। तो पहले हम लोग हवा में जब बात कर रहे हैं तो हवा में तो नीचे की तरफ का मेरा एक्सेलरेशन जो जी है, लेकिन जब हम लोग सैंडी ग्राउंड पे बात कर रहे हैं तब तो मेरा एक्सेलरेशन ऊपर है, जिसको आप मोशन के अपोजिट में होने की वजह से रिटार्डेशन कह रहे हैं। और यहाँ पे तो आपका एक्सेलरेशन जी। तो ए से बी, ए टू बी सीधा यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v का वैल्यू है, v का वैल्यू है हम लोग को निकालना है, u 0 है, प्लस 2g, और s का वैल्यू है 5 मीटर। तो आपके v स्क्वायर का वैल्यू हो गया 10g, या यू कहो कि v का वैल्यू हो गया √10g, जिसको सॉल्व करने से 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। अब आप b से c सोचिए, b से c सोचिए, b टू c। जब आप b से c सोच रहे होंगे, जब आप b से c सोच रहे होंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा वही है जो पिछले केस का फाइनल आया, ए से बी। इस बार मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 है और मेरे पास डिस्टेंस है कि कितना कितना मीटर ट्रेवल करने के बाद वो रुक जा रहा है, शायद 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके वो रुक जा रहा है, 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके वो रुक जा रहा है। जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर पेनिट्रेट करके रुक गया। अब आपको यहां से निकालना है रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन आपको फाइंड आउट करना है। सो अभी आप इक्वेशन यूज करोगे अगेन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 10 प्लस 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू ये तो हम लोग को निकालना है रिटार्डेशन, और s का वैल्यू है 0.1। आप इसको सॉल्व करके यहाँ से रिटार्डेशन निकाल लीजिए। ठीक है, इसको भेज दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, -2 रिटार्डेशन 0.1। अब ये कैलकुलेशन का मसला है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इतना आएगा रिटार्डेशन। तो ये तरीका है, पहले आपको हवा में सोचना है जो दिखाएगा कि हाँ उसका स्पीड बढ़ रहा है, जो दिखाएगा कि वो उसका स्पीड बढ़ रहा है। फिर आपको बालू में सैंड के अंदर सोचना है, ये सैंड के अंदर आपको सोचना है कि उसका स्पीड घट रहा है। तब दोनों में अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। द कॉइन इज 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observed that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन पे बेस्ट है, ठीक है, रिलेटिव मोशन पे बेस्ट है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा आप है ना इसको फिगर में पहले समझिए। मान लीजिए आपके पास एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर में
एक मैन है, ठीक है, फिजिक्स का जानकार है। लिखा है एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म। डिसेंडिंग कहने का मतलब है नीचे की तरफ ये हम लोग का एलिवेटर जा रहा है। एलिवेटर का एक्सेलरेशन को हम लोग ए सफिक्स ई लिख लेते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। अब हुआ क्या कि ये अब से हाथ ऊपर उठा के यहां से किसी क्वाइन को ड्रॉप कर दिया। जब ये क्वाइन को ड्रॉप किया गया तो इसका वेलोसिटी 0 है। अब पता चला कि ये हाथ से छूटने के बाद ये फ्लोर को टकराता है। 6 फीट नीचे फ्लोर है, यहां से यहां तक का दूरी 6 फीट है, ठीक है। ये 6 फीट नीचे फ्लोर है। बोला गया कि 1 सेकेंड में ये जाके फ्लोर से टकरा जाता है। अब आपको इन सब डाटा के बेसिस पे एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर लिखना है। हम बोल रहे हैं कि मोशन, रिलेटिव मोशन लेके सोचना होगा, क्योंकि दोनों मूव कर रहा है। कंसिडरिंग रिलेटिव मोशन, अगर जमीन पे टकराया तो एस रिलेटिव नीचे की तरफ है 6 फीट। अगर नीचे वाले डायरेक्शन को आप अभी कोई वेक्टर ऊपर नहीं है, ठीक है, सब वेक्टर नीचे ही है, तो हम नीचे वाले डायरेक्शन को ऐसे पॉजिटिव लेके चलते हैं, या फिर चलो सब जे कैप लगाते हैं, माइनस जे कैप लगाते हैं, माइनस लेके चलते हैं, जे कैप माइनस। अब जरा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग क्वाइन और एलिवेटर का लेंगे, क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो क्वाइन का वेलोसिटी माइनस एलिवेटर का वेलोसिटी, और दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब अगर हम यहां से तुमसे पूछे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो आप लिखिएगा ना एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर में एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन आपको मालूम है कितना सर, जी के साथ माइनस जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर आपको निकालना है। इन सब को उठा के रिलेटिव मोशन के इक्वेशन में प्लेस कर लीजिए। हम लोग ऐसा पढ़े हैं, S will be equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S रिलेटिव, यहां भी क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, यहां भी क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो ये मेरा तो 6 माइनस जे कैप आया, ये टर्म मेरा 0 है, प्लस हाफ यहां पे मेरे पास g ऑफ माइनस जे कैप और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर आया, और टाइम तो क्वेश्चन में लिखा है कि 1 सेकेंड में जाके जमीन से टकरा रहा है। तो ये डाटा मेरे पास कुछ इस तरह आया, -6 जे कैप इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस जी जे कैप एंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -12 जे कैप माइनस जी जे कैप एंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर को लेफ्ट में भेजो, 12 को राइट में। सो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विल बी इक्वल्स टू माइनस जी जे कैप और माइनस माइनस 12 जे कैप। तो आपके पास आया, तो आपके पास ऐसा आया, दिस विल बी इक्वल्स टू -10 जे कैप एंड प्लस 12 जे कैप। तो ये हम लोग के पास आ गया 2 ऑफ जे कैप, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। अब हम आपसे एक चीज बोलते हैं, क्वेश्चन में लिखा है डिसेंडिंग, आपका आ गया 2, तो इसका मतलब तो कुछ बताइएगा ना, ठीक है, इसका मतलब तो कुछ बताइएगा ना। तो देखिए, बिकॉज आप इसको पहले ही से नीचे मान के चल रहे थे, तो उस हिसाब से आपको यहां तो फिर से एक माइनस जे कैप लिखना चाहिए था ना, सही। तो आप कंसेप्ट बस ऐसे सोच के चलिए ना कि ये है ना नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, बिल्कुल आता है कि सर ये तो मेरा 2 जे कैप आ गया, तो ऊपर ना आना चाहिए। नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी है ना यहाँ डायरेक्शन नीचे दिखा चुके हो कि हाँ ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा था। तो अगर तुम यहाँ पे ही माइनस जे कैप लिख देते, यहाँ पे माइनस जे कैप लिख देते, तब ना ये आता माइनस जे कैप के साथ। तो अभी जो तुम्हारे पास आया है ना, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, लेकिन इसका डायरेक्शन जे कैप नहीं है।
इसका डायरेक्शन माइनस जे कैप है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, डिसेंडिंग बोला गया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन है नीचे डिसेंडिंग। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन पे बेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पे। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखा है बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। The time it takes to reach the ground, B, the horizontal distance it travel before reaching the ground, C, the velocity with which it strikes the ground. This is the case of horizontal projectile. ये आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सारा कहानी है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आप बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ पढ़े। सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगा देना होगा, सब आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप किसी बॉल को फेंके, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से है ना, फिर ये चला ऐसे ऐसे जाके यहाँ जमीन पे हिट कर ऐसे। तो हम लोग ऐसा बार बार पढ़े हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट 0 है। कितना ऊपर से फेंका गया भाई? 100 मीटर हाइट से फेंका गया है। ये जो एच है वो 100 मीटर है। ऑब्वियसली इस केस में हम सीधा आते हैं, ये यू का वैल्यू क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हम आपको सीधे लेके चलते हैं जो हम लोग इक्वेशन बना के रखे थे। क्या आपको याद है कि ग्राउंड को हिट करने के समय को, टाइम टू हिट द ग्राउंड, जस्ट अ मिनट, टाइम टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक रीच करने में कितना समय लगता है? तो क्या हम लोग इसको निकाल चुके हैं? √2h/g, है ना, √2h/g। तो ये अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार देख लीजिएगा। 2h के जगह पे 100 मीटर और g के जगह पे 10, इस g से एक 0 कट गया तो ये √20 आया। अब इस केस में जैसे आप अगर अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट देखेंगे, ए बी सी था, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जहां वो ग्राउंड मतलब टावर से दूर जाके टकराया है, BC, जिसको आप SX भी कहते हैं, तो ये सीधा सीधा मेरा UX इंटू टाइम होगा। तो UX का वेलोसिटी तो क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है और टाइम √20 तुम निकाल चुके। सो इट इज 20 √20 मीटर, इतना दूर जाएगा। UX को T से मल्टीप्लाई करना है, 20 √20। क्वेश्चन में अब एक हिस्सा बोल रहा है क्या ना, कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड व्हाट इज द वेलोसिटी। हम आपको एक फिगर में लिए चलते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। ग्राउंड को हिट करने के पहले एक्स कंपोनेंट में एक वेलोसिटी था और ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले वाई कंपोनेंट में भी एक वेलोसिटी था। आपको बार बार पढ़ाया गया है, बार बार समझाया गया है कि जो मेरे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो इतना ही होगा जितना कि शुरू में था। कहने का मतलब ये शुरू वाला वेलोसिटी 20 था तो ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपके पास होगा UY और प्लस AYT। तो जरा गौर करना, यहाँ तो आपका UY 0 है और A की जगह पे G पुट कर लो और टाइम आपका निकल चुका है √20 सेकेंड्स। तो आपके पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया 10 √20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपसे पूछा है कि भाई किस वेलोसिटी से टकरा रहा है ये कैलकुलेट करो, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में Vx I कैप और Vy के साथ -j कैप लिखेंगे। x कंपोनेंट वेलोसिटी आपका 20 आया है और y कंपोनेंट वेलोसिटी आपका 10 √20 आया है, और साथ में है यहाँ पे -j कैप। आगे अगर आपसे स्पीड पूछा गया है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, जो आएगा वो आंसर। समझे? डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो ये सब क्वेश्चन है ना बहुत बेहतरीन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, पूछा है जमीन से टकराने के पहले, तो आपको पूरा वो समय लेना है जब वो जमीन से टकराता है। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, देख लीजिए। इजी इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं।
83 लिखा है बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच एंड द रेंज। खुद से बना लो। तुमको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो एच का फॉर्मूला लगा दो, तुमको रेंज निकालना है रेंज का फॉर्मूला लगा दो, बाकी कैलकुलेशन। लिखा है ना सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड। यार्ड और फीट का रिलेशन जानते हो? यार्ड और फीट का, अच्छा हमको एक चीज याद आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट जस्ट। यहां पे आप जी का वैल्यू क्या लेंगे? यहां हम जी का वैल्यू कुछ गलत लिए। यहां पे हम जी का वैल्यू कुछ गलत लिए। पता है क्यों जी का वैल्यू गलत है? क्योंकि आपका ये 6 जो है वो फिट में है, और हम जी यहां पे ले लिए हैं 10, वो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। थोड़ा सा ये कर लीजिएगा काम आप। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको ये फिट वाला वैल्यू लेना है जी का। यहाँ पे आप जी का वैल्यू 10 नहीं लेंगे, यहाँ जी का वैल्यू फिट में लेंगे, नहीं तो फिर आप 6, ये जो 12 फीट आया है ना, उस 12 फीट को आपको बदलना पड़ जाएगा फिर, है ना, मीटर पर सेकंड में। दोनों में से जो आपको करना है कर लीजिए। यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। वो हम ऊपर में यूनिट नहीं लिखे थे ना। अभी देखो जैसे अभी हम यार्ड देखे तब हमको दिमाग खुल रहा है कि हाँ भाई यार्ड है यहाँ। यार्ड और फिट में रिलेशन क्या होता है? यार्ड और फिट में रिलेशन क्या होता है बोलो? नहीं, 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट्स होता है, ठीक है। From a 10 feet high goal post, goal is attempt by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle 45 to the horizontal. Will the ball reach the goal post? सबसे पहले तो ये समझिए कि इस न्यूमेरिकल का एक सिचुएशन आप बना लीजिए। और ये मेरा गोल पोस्ट का हाइट है। आपका फुटबॉल कहीं यहां से किक किया गया है 45 डिग्री एंगल पे, और यहां से लेके यहां तक का दूरी 40 यार्ड है, या फिट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 120 फिट्स है। ये एंगल 45 है, क्वेश्चन में मेंशन है। यू का वैल्यू भी आपके सामने मेंशन है 64 फीट पर सेकंड। पूछा गया कि भाई गोल होगा कि नहीं, जबकि यहाँ गोल पोस्ट का हाइट भी क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 10 फीट। हम आपसे बस एक चीज पूछते, गोल कब होगा? किस दो सिचुएशन में आप मानते हैं कि गोल होगा? एक सिचुएशन ये है कि बॉल ऐसे जाए ऊपर, और उसके बाद गिरते 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 एटलीस्ट यहाँ इंटर कर जाए, एक ये सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये है कि बॉल यहां से जाए और एटलीस्ट टॉप में इंटर कर जाए। इसके बीच में कोई भी कंडीशन बनता है तो गोल विल मेड, गोल होगा। कहने का मतलब हम आपसे दो चीज पूछते हैं। अगर आपका x का वैल्यू 120 फीट है और आपका y का वैल्यू 0 से बड़ा या 10 फीट से छोटा आता है, तो आप बोलेंगे ना कि हाँ गोल होगा। x का वैल्यू अगर हम लोग 120 फीट कहीं रखें और y का वैल्यू 0 से लेके 10 फीट के बीच कुछ भी आता है, तो हम बोलेंगे ना गोल होगा। और ये सारा सिचुएशन आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की तरफ ले जाता है। क्या हम लोग पढ़े हैं? y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डाटा पुट करो,
120 tan 45 1 माइनस जी का वैल्यू भी अभी फिट में लेंगे 32, एक्स का वैल्यू 120 का स्क्वायर और नीचे है 2 यू स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर और कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से। देन y विल बी इक्वल्स टू 120 माइनस 32 इंटू 120 120 नीचे है 2 इंटू 64 एंड 1/4 भाई 2 से ये कटा 2 टाइम्स 64 2 टाइम्स ये 2 और 2 जो 4 आया वो एक्चुअली इस 4 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास y का वैल्यू आया 120 माइनस 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 64, यही तो बचा है। दिस इज 120 माइनस 4 से कट करते हैं या 8 से कट करते हैं, ये 8 आ गया और 8 से अगर हम लोग इसको कट करें तो 15 आ गया, फिर 8 से ये कट हो गया 15 आ गया ये भी, तो 120 माइनस ये तो गलत आ रहा है 225। कैलकुलेशन ठीक है अपना? ये तो निगेटिव आ जा रहा है -105। डाटा सब ठीक है? डाटा तो सब ठीक है। इसका मतलब हमको ये लग रहा है ना कि ये बॉल है ना बहुत पहले ही गिरेगा, ये बॉल बहुत पहले ही गिर जाएगा। ठीक है, ये बॉल बहुत पहले गिर जाएगा। एक बार हम और क्रॉस चेक करना चाहते हैं इसको, इसका रेंज निकालना चाहते हैं। रेंज के लिए फॉर्मूला है ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर का मतलब है 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर 64 इंटू 64 और 45 पुट कर देने से यहाँ वैल्यू 1 हो गया और जी का वैल्यू 32 है। 32 से इसको हम लोग कट किए तो ये तो 2 आ गया, ये तो 128 आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है हम लोग का, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, तेरा ध्यान देना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। कहाँ गड़बड़ है जी? रुको, ऐसे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम इसको पॉज करके चेक करते हैं। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, जो आपका थीटा इक्वल्स टू 45 आप पुट करोगे ना तो √2 का स्क्वायर करोगे, और √2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 नहीं होगा। हम इसको ग्रीन से लिख दे ताकि अपना गलती हमको हमेशा याद रहे। यहाँ पे ये 4 नहीं होगा, इट शुड बी 1/2 ओनली। ठीक है, ये 1/2 होगा। जब आप यहाँ 1/2 लिखेंगे तो अभी देखिए होता क्या है ना कि यहाँ नीचे एक 2 आ जाएगा। जब ये नीचे 2 आ जाएगा तो आप जब यहाँ पे माइनस करोगे
तो 120 में से ये लगभग 112.5 माइनस होगा, और कुल मिला के आपके y का वैल्यू लगभग आपके पास है ना 7.5 मीटर होगा। तो देखिए, हम तो बैठे बैठे एक दो और मेथड से भी चेक कर रहे थे, तो यहाँ से भी आपका आंसर वही 7.5 आ रहा था, और मेरे कैलकुलेशन में दिख रहा था। तो वहां गलती ये हुआ था ना, आप फिर से एक बार देख लो कि कॉस स्क्वायर 45 में हम तो लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये तो 1/2 होगा ना, और हम गलती से वहां पे 1/4 लिख दिए थे। ठीक है, यही गलत होता है। तो चीज इस तरीके से चलता है। अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए कि हमारे पास जो y का वैल्यू आ गया है वो हमारे इस रेंज के अंदर है, मतलब 0 से लेके 10 फीट के अंदर है, क्योंकि आपके y का वैल्यू 7.5 फीट आ रहा है। तो 7.5 फीट आने से दैट गोल विल बी मेड, या बॉल जो है वो गोल पोस्ट तक पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ये बीच से जाएगा, ऐसा बॉल है ना गोल पोस्ट के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो आगे बढ़े, टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा, इसलिए हम चश्मा लगा लिए, हो सकता है कि कुछ छूट जा रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। चलो देखो ध्यान से। A popular game in India villages is goli, which is played with the small glass balls called goalies. The goalie of one player is situated at a distance of 2 meters from the goalie of the second player. The second player has to project his goalie by keeping the thumb of the left hand at the place of his goalie. Holding the goalie between the two. आप में से जो भी है ना, गांव में क्या, कहीं भी खेलो यार, गोली है, ऐसा रखो और ऐसे फिंगर पे लगा के ऐसे फेंको, दूसरे गोली पे गिरेगा, वो जीत जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से बनाना है, और आपको ये बताना है कि किस स्पीड से व्हाट स्पीड should be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier. तो आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से सॉल्व करेंगे। अब हम आपका फिंगर तो नहीं बना पा रहे हैं, हम आपको उसके जगह पे ऐसा कुछ एक छोटा सा डायग्राम दिखा देते हैं। ये है आपका, नीचे में आपका थंब होगा, ऊपर में आपका फिंगर होगा, इसी फिंगर में गोली फंसा के आप किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे। हॉरिजॉन्टल स्पीड इतना होना चाहिए कि जो गोली नीचे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है 2 मीटर दूर, जो गोली नीचे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है 2 मीटर दूर, ये ये गोली आपका आपका गोली डायरेक्टली जाके उस पे लगे और आप जीत जाएं। तो ये हाइट आपके पास क्वेश्चन में 19 पॉइंट कितना मिल है, 19.6 सेंटीमीटर, और ये 2 मीटर दूर गोली आपका रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पहुंचने का समय निकालिए। क्या आपको टाइम का फॉर्मूला याद है? √2h/g। तो आप लेंगे √2, h के जगह पे लेंगे आप 19.6। याद रखना सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² ले लो, और नीचे g का वैल्यू है 9.8। तो यहां से तुम सॉल्व करोगे तो √, ये 19.6 जो है 9.8 से 2 बार में कटेगा, तो आपके पास आएगा 2 × 2 × 10⁻⁻²। थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो यहां से आपके पास टाइम का वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁻1 विच इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड्स। इतने ही समय में जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बहुत सारा न्यूमेरिकल आप कर रखे हैं, इतने ही समय में आपको ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। इतने ही समय में आपको ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो मान लीजिए आपका स्पीड u है, तो याद कीजिए Sx इज इक्वल्स टू, आप लिखते थे ना ux × t, तो यहाँ पे u आएगा और टाइम के जगह पे आएगा आपका 0.2 सेकेंड्स। तो आपके पास 2 मीटर है लेफ्ट में, यहाँ है u एंड 0.2, तो सॉल्व करोगे तो u का वैल्यू आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपके फिंगर से जो गोली निकलेगा उसका रफ्तार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड का होना चाहिए, तब वो डायरेक्टली जाएगा और दूसरे गोली को हिट करेगा, डायरेक्टली जाएगा और दूसरे गोली को हिट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। चलो थोड़ा सा इसमें है ना आगे बढ़ते हैं। लिखा है फिगर shows the 11.7 feet wide ditch which approaches road at an angle of 15 degree from the horizontal.
with what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch, assuming that length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road. देखिए मेन खेल यहाँ पे ये है कि जब आप किसी बाइक को लेते हैं ना, तो आप उस बाइक को एज्यूम कैसे करेंगे। देखिए बाइक मान लीजिए आपके पास ये अगर 5 फीट का एक बाइक है ना, तो आप इस पूरे बाइक को एक प्रोजेक्टाइल की तरह ले सकते हैं, लेकिन उस बाइक के मास को आपको इसके सेंटर ऑफ मास पे मानना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास एक्चुअली वो पॉइंट होता है जहां आप उस पूरे बॉडी के मास को एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा बाइक आपका 5 फीट का है, देखिए पहले तो थोड़ा बाइक के बारे में समझिए उसको करना क्या होगा। अगर ये बाइक आपका पूरा 5 फीट का है, तो आपको सेंटर ऑफ मास या उसका सेंटर उसके बीच में मानना पड़ेगा। अगर ये 5 फीट का है तो जस्ट उसके बीच में मानना पड़ेगा, और आपको इस बीच वाले पॉइंट को मोशन के अंदर इन्फ्लुएंस में लाना पड़ेगा। जरा देखिए हम इस फिगर को बड़ा करके बनाने का कोशिश करते हैं ताकि हम उसमें सब कुछ बना पाए, लेकिन शायद ये नहीं बन पाएगा। तो चलो एक नया फिगर ही हम बनाते हैं क्योंकि ये छोटा हो रहा है। एक नया फिगर आपके सामने क्राफ्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तुम्हारा 15 डिग्री पे अप्रोच रोड है, और फिर यहाँ भी 15 डिग्री पे ये जाके यहाँ मिला हुआ है, 15 डिग्री है। बीच में ये एक खाली जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये खाली जगह है जिसको हमारे बाइक को पार करना है। ठीक है, देखिए अब अगर यहाँ पे आप 15 डिग्री लिखते हैं, मान लो हम ये थीटा लिख देते हैं दोनों तरफ, तो बाइक के पार करने का कंसेप्ट को आपको फिगर वाइज समझना पड़ेगा। ये 11.7 फीट है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब यहाँ पे आप बाइक बना लो, ये रहा तुम्हारा एक बाइक, इसका फ्रंट व्हील जो है वो जस्ट इस रोड को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, रोड को क्रॉस कर रहा है, यहाँ फ्रंट व्हील इसको क्रॉस कर रहा है। यार फ्रंट व्हील इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग को इसका सेंटर यहां मान के चलना पड़ेगा। हम लोग का इसका सेंटर यहां मान के चलना पड़ेगा, और जब वो सेफली लैंड करेगा तो सेफली लैंड भी उसका इस तरीके का होना चाहिए। पिछला चक्का यहाँ गिरे, अगला चक्का यहाँ गिरे, तब ये सेफली लैंड है। तो उसका सेंटर भी यहाँ आएगा। मतलब दोनों तरफ जो एक्चुअली आप प्रोजेक्टाइल फॉलो अप करेंगे ना, वो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ सेंटर तक आपको करना पड़ेगा। ये दोनों सेंटर के बीच आपको है ना प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, दोनों सेंटर से सेंटर। तो जो दूरी आपको दिख रहा है उस दूरी को समझिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको 11.7 फीट से ज्यादा रेंज फॉलो करना है। 11.7 फीट से ज्यादा रेंज फॉलो करना है। तो अब ज्यादा कितना है उसके लिए हम आपके सामने बाइक को अलग से बनाते हैं। देखिए ये मेरे बाइक का लेंथ है, ये थीटा है, और ये पॉइंट। ठीक है, जरा देखो अगर हम बाइक के पूरे सेंटर को यहां दिखाते, पूरे मास को हम लोग बाइक के सेंटर पे दिखाते, तो आपको जो एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल करना है दोनों तरफ वो 11.7 फीट से इतना ज्यादा है। 11.7 फीट से इतना ज्यादा। अगर हम यहाँ बोले कि ये लेंथ कितना है, तो दिस इज 2.5 फीट। नीचे का एंगल थीटा है, तो क्या ये 2.5 फीट का कॉस थीटा है ना। अब सेम चीज, मतलब यहाँ पे जो आपको डाटा दिखेगा अभी हम मेंशन कर देंगे, सेम आपके दूसरी तरफ भी कंसेप्ट इसी तरीके से चलेगा। सेम भी आपका इसी तरह से दूसरी तरफ भी कंसेप्ट चलेगा। तो थोड़ा फिगर को हमें ना दूसरे कलर में आपके सामने रखते हैं। अब ये है तुम्हारे पास वो एक्स्ट्रा लेंथ, कितना आ गया एक्स्ट्रा लेंथ, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ है 2.5 का कॉस थीटा। और सिमिलरली यहां भी ये आएगा तुम्हारा वो एक्स्ट्रा लेंथ, और ये भी उतना ही आएगा 2.5 का कॉस थीटा।
तो जिसको आप रेंज ले रहे हैं ना वो 11.7 फीट से दोनों तरफ 2.5 cos थीटा ज्यादा होगा। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो आपको इस न्यूमेरिकल में काम आएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो इस न्यूमेरिकल में काम आएगा वो लेफ्ट की तरफ का 2.5 cos 15 डिग्री प्लस बीच का 11.7 फीट और फिर से 2.5 का cos 15 डिग्री है। ये तुम्हारा रेंज होगा। अब cos 15 का वैल्यू पुट करके अपना कैलकुलेशन करो, रेंज मिल गया। और जब ये रेंज मिल गया आप लगाएं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बिकॉज आपको u निकालना था। आपको निकालना था कि किस वेलोसिटी से ये प्रोजेक्टाइल, किस वेलोसिटी से ये पर्टिकुलर बाइक यहां से छूटे, किस वेलोसिटी से बाइक यहां से छूटे कि ये सेफली दूसरी जगह लैंड कर पाए, किस वेलोसिटी से बाइक यहां से जंप करे कि ये सेफली दूसरी जगह लैंड कर पाए। आपको वही स्पीड निकालना है, यू निकालना है आपको। एंगल तो आपको पता है, ये एंगल क्वेश्चन में मेंशन है। एंगल कितना क्वेश्चन में मेंशन है भाई? तो ये 15 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो आप आराम से यहां से पहले रेंज का कैलकुलेशन करेंगे। रेंज कैसे निकलेगा? तो ये 2.5 cos 15, 11.7 और 2.5 cos 15, पहले इसको जोड़िए और फिर उस रेंज को u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको u मिल जाएगा। हाँ, बस यहाँ पे g जब यूज कीजिएगा, g जब यूज कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि इट इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सब डाटा फिट में है तो आपका g भी फिट में आना चाहिए। क्लियर है? सॉल्व करना, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 फीट हाई has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throw the packet directly aiming at the friend with a speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? Obviously इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हम आपके बैचेस में भी बहुत खास तरीके से आपको बताएं और लगभग हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करने का कोशिश किए। ये है आपके पास, इसका हाइट है 171 फीट और एक फ्रेंड खड़ा है 228 फीट पे, एक फ्रेंड खड़ा है। कोई एक पर्सन यहां से डायरेक्ट एम लगा के सीधा अपने दोस्त के पास ये पैकेट फेंकना चाहता है। डायरेक्ट एम लगा के सीधा ये अपने दोस्त के पास ये पैकेट फेंकना चाहता है। समथिंग लाइक दैट। ओहो, जब तक ये ट्रायंगल नहीं बनेगा ना हम समझा। हाँ, सीधा एम लगा के अपने दोस्त के पास कुछ पैकेट में फेंकना चाहता है। देखो वो एम तो लगा के इधर फेंकना चाहता है किसी स्पीड से, स्पीड भी क्वेश्चन में मेंशन है 15 फीट पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली उसका जो वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर हम आपसे बोले कि भाई ये थीटा कितना होगा, तो ये थीटा आपको है ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहां का थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा बनेगा। तो आप आराम से देख लो, फिगर को गौर से देखो, तो क्या तुम्हारे tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर में ए बी आ गया और बेस में ये BC आ गया, जहां C पे वो फ्रेंड है जहां एम लगा के फेंका गया है। तो आप यहाँ पे AB बाई BC लगाएंगे। AB में आपके सामने 171 आएगा और BC में 228 आएगा। अगर आप 57 से कट कीजिएगा तो ये 3/4 आएगा। और जब मेरे पास tan थीटा का वैल्यू मालूम हो गया 3/4, तो हम यहाँ से sin थीटा cos थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या मेरा यहाँ पे sin थीटा, यहाँ से हाइपोटेनस 5 आ गया, तो sin थीटा 3/5 और cos थीटा मेरा 4/5 है। बिल्कुल है। चलिए, इतना आ गया। अब आप सोचिए कि प्रोजेक्टाइल में जो आप पढ़े थे, आप एम लगा के जहां फेंके हैं सीधा वहीं थोड़ी ना जाएगा। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो ग्रेविटी इसको मोड़ के कहीं गिराएगा, वो ग्रेविटी इसको मोड़ के कहीं गिराएगा, सी पॉइंट। अब आपको ये बताना, सी तो था ना, इधर हमको डी पॉइंट लिखना है।
आपको बस इसमें ये बताना है कि आखिर ये जो पैकेट है, हाँ पैकेट जो है वो उसके फ्रेंड जो उसके सी पे था उससे कितना पहले गिर गया, मतलब डी से सी तक का जो दूरी है, डी से सी तक का दूरी है, यही न्यूमेरिकल में निकालना है। अब देखिए ऐसा न्यूमेरिकल अगर आपको ध्यान होगा तो आप इस तरह का न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड। भाई ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लगा, उसके लिए मेरा जरूरी है कि हम एस वाई कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दें। तो मेरे वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट है जो यूएक्स है, अकॉर्डिंग टू योर फिगर इट इज यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई की तरफ है, नीचे की तरफ है, विच इज यू ऑफ साइन थीटा। याद रखिएगा सारा का सारा वेक्टर्स नीचे है, तो हम लोग सभी वेक्टर्स को प्लस लेके चलेंगे, जिसमें 171 जो है वो तुम्हारा हाइट है, या यू कहो कि एस वाई है नीचे की तरफ। जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, डी पॉइंट पे ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 171 फीट है। मेरा वेलोसिटी का इनिशियल वाई कंपोनेंट है यू साइन थीटा, और एक्सेलेरेशन मेरे वाई की तरफ है विच इज इक्वल्स टू जी। इन सारा डाटा को लेके अगर हम लोग मैनेज करना स्टार्ट करें तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का टाइम आएगा। देखिए एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन वाई इन टी स्क्वायर, ये आपका जनरल फॉर्मूला है वाई के डायरेक्शन में। ठीक है, जब आप इसमें एस वाई के जगह पे लिखें तो 171 फीट लिखें, यू वाई के जगह पे आपको यू का साइन थीटा लेना होगा, ये टाइम टी है जमीन पे हिट करने वाला, हाफ एक्सेलेरेशन के जगह पे यहाँ जी आएगा, और फिर यहाँ टाइम के जगह पे टी स्क्वायर आएगा। एक बात फिर से बोलना चाहेंगे, सारा वेक्टर्स नीचे है इसलिए सभी को आप प्लस लेके चल रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि फिट में है ये डाटा, यहाँ 15 है, ये साइन थीटा का वैल्यू हम लोग उधर निकाले थे, दैट इज कितना था, 3/5 की 4/5, 3/5, साइन थीटा 3/5, साइन थीटा है हम लोग का 3/5, और यहाँ टाइम का टी है प्लस हाफ। जब भी आपको जी फिट में लेना होगा 32 आप लीजिएगा, और साथ में टी का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया अपने पास 171 इज इक्वल्स टू 9t प्लस 16 ऑफ टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से 16t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 171 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। हम आपको बोलेंगे बस यही बात कि आप इसको है ना क्वाड्रेटिक की तरह अल्फा बीटा रूट से निकाल लीजिए, सॉल्व फॉर टी, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो तुमको टाइम बताएगा। अब एक बार अगर आपको टाइम मिल गया, एक बार आपको अगर आप टाइम मिल गया, सो कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सेस में सोचो, तो आप जो डिस्टेंस, फिगर में आओ एक बार डिस्टेंस देखो। एक्चुअली हम लोगों को ये डिस्टेंस पहले निकालना होगा, बी से डी निकालना होगा, इसको हम अभी एस एक्स कह रहे हैं और हम इसी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लेंगे, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास बी से डी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, बी से डी तक का जो डिस्टेंस आ रहा है, दैट बी डी जो कि हमारा एस एक्स है, दैट विल बी इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स के जगह पे आप यू का कॉस थीटा ले लीजिए, और जो आप टाइम निकाले होंगे वो टी आ जाएगा। ये बी से डी तक का दूरी आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो तो तुमको बी से डी तक का दूरी नहीं चाहिए, तुमको ये देखना है कि फ्रेंड को सीधा पैकेट फेंका गया, लेकिन फ्रेंड तक तो पैकेट पहुंचा नहीं, पहले गिर गया है। तो कितना पहले गिरा है, तो पहले आपका गिरा है सीडी, सीडी ना, हाँ डीसी, डीसी गिरा है, यही डीसी हम लोग को निकालना है। टोटल याद रखिएगा 228 फीट था, और अभी आप बीडी निकाल चुके हैं। तो जो हमारा डीसी आएगा, जो हमारा डीसी आएगा, क्या वो डी से सी तक का वैल्यू टोटल जो 228 फीट है उसमें से जो भी आपके बीडी का वैल्यू आएगा उसको माइनस करने से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फाइनल वाला टच आपको देना है, क्वाड्रेटिक से लेके नीचे तक का चीज आपको खुद से सॉल्व करना है। पूरे कंसेप्ट को एक बार समझने का कोशिश करें फिगर वाइज। 171 फीट हाई टावर से
कोई एक फ्रेंड सीधा सीधा अपने दोस्त की तरफ है ना पैकेट को फेंकना चाहता है, लेकिन अगर सीधा अपने दोस्त पे एम लगा के फेंकेगा तो जी उसको मोड़ देगा, जी उसको नीचे ले आएगा और दोस्त से पहले ही पैकेट गिर जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा था डी पे गिर जाएगा। आपका पूरा कंसेप्ट है, पहले थीटा निकाला गया tan थीटा की मदद से, उसके बाद एस वाई लगा के टाइम निकाला जाएगा और फिर टाइम और यूएक्स को यूज करके बी से डी तक का डिस्टेंस निकाला जाएगा। क्लियर है?